दोस्तों, पॉडकास्ट के इस सफ़र में, जिसका नाम ही मैंने दिया था सफ़र अल्फाजों का, बड़े सारे इख्तितामात आए इस सफ़र में, बट मैं धीरे 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 कोशिश कर रहा हूँ कि इस सफ़र को आगे लेके जाऊँ। वो कहते हैं ना कि जज्बातों को लफ्ज़ों के ढेर में डाल के और फिर उसमें से कुछ हीरे जैसा निकालना हो और वो निकाल के लोगों के दिल तक पहुँचना, ये आम बात नहीं होती है। लेकिन ये आम ज़रूर हो जाता है जब एक ख़ास पर्सन, ख़ास व्यक्ति उस चीज़ को करने में माहिर हो, और वो एक शायर होता है। आप ऐसा समझ लें कि आज सुबह से ही मैं शेर व शायरी, ख़याल और नज़्म के नशे में हूँ, लेकिन मैं इतने नशे में नहीं हूँ कि उस पर्सन की तारीफ़ और तारुफ़ मैं अपने शब्दों में कराऊँ। मैं चाहता हूँ कि एक शायर अपने शायरी के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने लफ्ज़ों के ज़रिए अपना इंट्रोडक्शन दे। चलते हैं चिन्मय सर की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर भाई, और मैं पूरे हक से आपको कादिर भाई कहूँगा, क्योंकि आप भाई से कम कुछ भी नहीं। और अपना तारुफ तो नहीं कराऊँगा, लेकिन कुछ ख्याल हैं, कुछ शेर हैं, आप सुने जो मैंने अपने ही लिए कहे और अपने ही तरीके से आपको सुनाता हूँ। और बहुत शुक्रिया एक गज़ल गो की तरह आपने जो मुझे याद किया उसके लिए। और यहाँ से अब हम और कुछ बहुत शानदार, कुछ बहुत बेहतरीन बातें करेंगे। तो एक ख्याल यूँ है कि मेरी अना ने ठुकरा दिए सरताज भी, मेरी अना ने ठुकरा दिए सरताज भी, और बेबसी ने बना दिया मस्खरा मुझे, और बेबसी ने बना दिया मस्खरा मुझे। और एक इसी के आसपास से थोड़ा, और जब कभी खुद को जीवन में ऐसा लगता है कि मोटिवेशन कम हो रही है, तब मैं कहता हूँ कि मुद्दत बाद हुआ शुरू एहसास होना, मुद्दत बाद हुआ शुरू एहसास होना, बंद कर जलील होना नज़रअंदाज होना, बंद कर जलील होना नज़रअंदाज होना, फिर परेशान होकर ज़माने के तंज से, फिर परेशान होकर ज़माने के तंज से, बाज ने सीखा शहबाज होना। क्या बात है। एक रोज़ बाज ने सीखा शहबाज होना। तो ये है, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मुझे बुलाने के लिए। चिन्मय सर, डायरेक्टली चलते हैं आपके सफ़र पे। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि एक शायर बहुत ही ज़माने के बहुत सारे तंज सुनने के बाद, बहुत रंजो गम से गुजरने के बाद उस जगह पे, उस पोजीशन पे पहुंचता है जब हाँ वो सोचना शुरू करता है, लिखना शुरू करता है। तो मैं बेसिकली जानना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह, खुदा, भगवान ने आपको इनमें से किस दौर से गुजारा कि आप मतलब इतना शानदार, इतना अच्छा लिखना शुरू कर चुके हैं। एक बहुत अच्छा शब्द है, एक बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब, जिसका एक बहुत अच्छा वर्ड है जो है अफसुर्दगी। और अफसुर्दगी सिर्फ पैसों की नहीं होती, अफसुर्दगी कई मर्तबा हालात की होती है, अफसुर्दगी कई मर्तबा आपकी बेबसी की होती है, अफसुर्दगी कई मर्तबा आपके अंदर पनप रहे जज्बातों की होती है, जिन्हें आप खर्च नहीं कर पाते। वो आपके पास कई मर्तबा होते हैं, कई मर्तबा नहीं होते। तो जीवन ऐसा ही रहा, लगभग एक बहुत छोटे से लेकिन बहुत कल्चरली रिच शहर बुरहानपुर से मैं हूँ, जहाँ हम आज बैठे हैं। एक ऐसा शहर जो मैं सोचता हूँ कि हर वो शहर जो नदी किनारे है, चाहे वो बनारस हो या दिल्ली हो, कोई और शहर हो, लखनऊ हो, हर वो शहर जो नदी किनारे है वो लिटरेचर में बहुत रिच होता है, ये मेरा मानना है। और वैसे ही बुरहानपुर बहुत रिच है, यहाँ कई गज़ल गो हैं, कई तरह के फ़नकार हैं। तो उन्हीं में कहीं ना कहीं खुद को तलाशने और तराशने की कोशिश करता हूँ। और ये सफ़र शुरू हुआ लगभग 2008-9 के आसपास। उम्र होगी लगभग 14, 15, 16 साल के आसपास। तब दोस्तों के लिए ख़त लिखा करते थे। तब उस दौर में लगभग आप समझिए कि ये वो दौर था जब एक तरफ कुमार विश्वास का कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, और एक तरफ यो यो हनी सिंह अपने रैप के साथ में इस दुनिया में हिट हो रहे थे, मशहूर हो रहे थे। तो हम लोग वो लोग हैं जो थोड़ा सा कुमार विश्वास जी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। तो वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ, और पहली कविताएं, पहली गज़ल, या अगर हम गज़ल के हिसाब से कहें तो वो गज़ल नहीं है, लेकिन पहल जो हुआ वो श्रृंगार पर हुआ, वो प्रेम पर हुआ, वो दोस्तों के दिल टूटने पर हुआ, और वहाँ से सिलसिला चलता रहा। और अब जाकर के कुछ ठीक ठाक नंबर में गज़ल लिखी हैं, कुछ मैं नज़में ज़्यादा लिखता हूँ, आज़ाद नज़्म लिखता हूँ, और कुछ ना कुछ चल रहा है जो हम बात करेंगे आज। आपने बात की
नदियों की। जी। मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं नदी तो नहीं, नाले के किनारे बसे हुए एक शहर से हूँ, और बहुत शौर तो नहीं, लिखने का कोशिश करता हूँ। जैसा भी है बहुत शानदार है, मैंने बिल्कुल पढ़े हैं आपके ख्याल, आपकी गजल, और बहुत शानदार है, अच्छा लगता है आपसे बात करके। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो जिनमें से पहला वो लम्हा कौन सा था जब आपने जो यूँ समझ ले कि पहला कदम रखा हो शायरी की दुनिया में, आपने लिखा, आपने पढ़ा? ये समझे कि शुरुआती जो कविताएं थी या गज़लें थी, वो गज़ल कम कविता और गज़ल के बीच का कुछ था, जो एक 14-15 साल का बच्चा जितना सोच समझ सकता है, लिख सकता है। तो वो वही था कि क्या कहना चाहिए, वो प्रेम पर थी, कुछ बातें माँ के लिए थी, कुछ बातें देश के लिए थी। जैसी जैसी बुद्धि बढ़ती गई, जैसी जैसी दिमाग के खेत में फसल पड़ती गई, वैसे वैसे वहाँ से बीज निकलते गए, वैसे वैसे वहाँ से गज़लें या नज़्म, शेर, अशार, ख़याल, तमाम चीज़ें जैसी भी है कच्ची पक्की वहाँ से निकलती गई। तो क्या आपको कोई पहला, या जो सबसे पहला आपको बहुत अच्छा लगा हो, कोई आसार ऐसा जो याद हो? सबसे पहला पहल अगर हम बात करें तो ऐसा है नहीं, थोड़ा सा आपको ये सुनकर ज़रूर अचंभा होगा कि मैं कुछ उन लोगों में से हूँ, उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जो खुद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते और अपनी लिखाई से, अपनी चीज़ों से भी मोहब्बत कम करते हैं। कुछ लोग इन्हें यूँ कहते हैं कि आपको कदर नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे कद्र ना हो, मगर ऐसा है कि वो मैं लिखता हूँ, बहुत सारे लोगों को बताता नहीं, लिख कर मैं रख देता हूँ, क्योंकि वो एक्सप्रेस करना मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है और दुनिया को बताना शायद ज़रूरी उस समय नहीं लगता था। तो वो पहला पहल जो था वो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है, वो लिखा और कहीं डायरी के किन्हीं पन्नों में वो लुका छुपी करते हुए तो खो गई, छुप गई। खोले उन पन्नों को चंद आसार के बिल्कुल साथ। खोलते हैं, बिल्कुल खोलते हैं। तो ये पहले पहल के तो नहीं है, मगर वो ज़रूर हैं जो मैंने लिखे और जिनसे मुझे बहुत मोहब्बत मिली, जिनका बहुत प्यार मिला। तो पेश है, आप सुने और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। कि कहा है कि है किस तरह भला मेरे ख़याल में तू, मेरे जवाब में तू, मेरे सवाल में तू, मर तो नहीं गया मैं तेरे बगैर, मर तो नहीं गया मैं तेरे बगैर, फिर क्यों सुकून में तू वबाल में तू, फिर क्यों सुकून में तू वबाल में तू। और सुने कि मैंने कब था मांगा कोई शख्स तेरे जैसा, मैंने कब था मांगा कोई शख्स तेरे जैसा, है कुछ नहीं है खुदा के कमाल में तू, और किस तरह दीवाना बनाया जाता है, किस तरह से दीवाना बनाया जाता है। कभी मरेगा नहीं मेरी इस मिसाल में तू, कभी मरेगा नहीं मेरी इस मिसाल में तू। और जब तू नहीं था मेरे उरूज़ में जाना, जब तू नहीं था मेरे उरूज़ में जाना, तो किस हैसियत से आया मेरे ज़वाल में तू, तो किस हैसियत से आया मेरे ज़वाल में तू। और सुने बतौर ख़ास कि मेरी पीठ में भूल गया तू अपनी कटार, मेरी पीठ में भूल गया तू अपनी कटार, अब बेतेग ही रहेगा मजबूत ढाल में तू, अब बेतेग ही रहेगा मजबूत ढाल में तू। और कहा है कि मैं आशना हूँ तेरी फितरत से फिर भी, मैं आशना हूँ तेरी फितरत से फिर भी, भेड़ ही लगता है मुझे भेड़िए की खाल में तू, भेड़ ही लगता है मुझे भेड़िए की खाल में तू। तो इस पर बहुत मोहब्बतें मिली, बहुत प्यार मिला। तो एक ये है भी बहुत रूहानियत से भरी हुई है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा और आपके बारे में जानना चाहता हूँ। जी कहते हैं ऐसा कि जो शायरी है, जो ख्याल आप लिखते हैं, जो लफ्ज़ है आपके, जी लोगों को सुनने में बहुत रूहानियत रूमानियत फील होता है, जी लेकिन वहाँ तक पहुँच पाना, लोगों को सुना पाना, ये सफ़र इतना आसान नहीं होता है। नॉर्मली जब मैं लिख रहा होता हूँ, मैंने कुछ इमेजिनेशन कर लिया, एक टॉपिक, नदी, खूबसूरत फूल, मैं उसको लिख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर मुझे ये नहीं पता कि जब मैं दुनिया को सुनाऊंगा वो कितना अच्छा होगा, और जब वो उनको अच्छा लगता है, मेरी लिखते टाइम क्या कंडीशन रही होगी वो दुनिया को नहीं पता। बिल्कुल, तो ये बड़ा मुश्किल सा होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ कई मर्तबा ऐसा होता है और कई मर्तबा यूँ होता है कि कुछ चीज़ जो मुझे बेइंतहा पसंद है,
या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरा अपने दिल को निचोड़ के रखने की कोशिश की है, और वो चीज़ें कई मर्तबा लोगों को पसंद नहीं आती। तो अब मैं उस ख्याल पर आ चुका हूँ कि मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल बहुत सुंदर है, लोगों को बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत शानदार लगता है, लेकिन उसको कहानी लोग नहीं जानते कि वो कैसे बना, कितने मजदूरों ने कितने घंटों तक किस तकलीफ में मेहनत करके उसे बनाया है। लोगों को जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को हो सकता है जिन्हें वो ना भी पसंद हो। तो उस तरह से अब मैं ये समझता हूँ कि मैं एक कारीगर हूँ, और कागज़ कलम दवात ये मेरे ईंट पत्थर हैं, मेरा काम है कि मैं उनसे काम लूँ। अब इमारत कैसी बनती है ये तो ऊपर वाला जानेगा, क्योंकि वो मेरा ठेकेदार है, वो मुझे बताएगा कि इमारत ठीक ठाक बन गई या नहीं। तो मेरा काम है कि मैं लिख दूँ, मेरे दिल में अगर कुछ ऊपर वाले ने कुछ ख्याल दिए हैं, कुछ जज्बात दिए हैं, तो लिख दूँ, उन्हें बयां कर दूँ। फिर तो जहाँ तक जाती है कोई भी गज़ल या कविता, फिर वो श्रोता की हो जाती है, फिर वो उस लिसनर की या ऑडियंस की हो जाती है। मैं मानता हूँ लेखक की नहीं होती। जहाँ उसने आखिरी पूर्ण विराम लगा दिया या आखिरी फुल स्टॉप लगा दिया, वहाँ उस चीज़ का अंत, वो राब्ता वहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर नया राब्ता शुरू होता है, जो होता है लिसनर का या रीडर का या ऑडियंस का। अच्छा, मैं एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब से मैंने ये सोचा आपको रिकॉर्ड करूंगा, शी बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट, जी। मैं जानना मैंने शुरू किया, जी, एंड देन ये कन्वर्जन हुआ जब आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। बिल्कुल। रिसेंट पास्ट में एक मशहूर शायर, शायद आप जानते होंगे, मजाज आशना, बिल्कुल, उनसे बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। मुलाकात हुई। अरे वाह! और इस रिकॉर्डिंग के दौरान ही उन्होंने ये, उनसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या एक शायर का एक अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है। उन्होंने बड़े सिरे से खारिज कर दिया इसको कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक्टर हैं तो आप शायर नहीं हो सकते। शायर का मतलब है जो एहसासात को दिल में रखे, और जब बोलना शुरू करे तो वो उसके चेहरे से दुनिया को दिखे, बयां हो खुद ब खुद। एक्टर इंटेंशनली जो रिएक्ट करता है, वो आप वो दोनों ही है। आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं यूँ देखता हूँ कि देखिए, एक्टिंग का माने ये है, अभिनय या एक्टिंग, कि आप मान लीजिए आप एक शायर हैं, या आप शायर के साथ आप एक पिता भी हैं, आप एक पुत्र भी हैं, आप एक दोस्त भी हैं, आप हो सकता है एक बिजनेसमैन हो या कुछ टीचर हो, कुछ भी हो। आप हर पल अलग अलग होने की एक्टिंग कर रहे हैं। जब आप मंच पर कोई शेर पढ़ रहे हैं या कोई गज़ल पढ़ रहे हैं, तब आप शायर होने की एक्टिंग कर रहे हैं, तब आप एक बाप होने की एक्टिंग नहीं कर रहे। तो एक्टिंग हम सब कर रहे हैं, और एक्टर बस वो है जो उस एक्टिंग करने का पैसा ले लेता है या तारीफ़ें ले लेता है। तो इस दुनिया में हम सभी एक्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग रोल हम एक्ट कर रहे हैं। और शायर ये है कि हो सकता है कि वो बहुत खुश होने की एक्टिंग करे, जैसे जॉन एलिया साहब खुश होने की एक्टिंग तो नहीं करते थे, लेकिन उनको लोगों ने बहुत देर से समझा। जब वो चले गए इस दुनिया से किसी और दुनिया को हसीन बनाने, कहीं और अपने शेर सुनाने, तब लोग उन्हें समझने लगे। तो वो कहीं मुझे लगता है कि हम एज अ ऑडियंस एक्टिंग करने में फेल हो गए। तो मुझे लगता है कि दोनों में बहुत एक अच्छा बैलेंस है जो बरकरार रहना चाहिए। ये मेरे विचार बनते हैं। एक शेर मैंने 2015 के आसपास लिखा था, बहुत ही कमसिन शेर इसको आप स्वागत है, कहेंगे स्वागत। कि ऐसा है कि क्या बदला क्या बाकी रहा, आहा, कि क्या बदला क्या बाकी रहा। तो बात ऐसी है, ना वो मैं खाना ना वो साकी रहा। आहा, आहा, क्या बात है। मैं आपके नज़रिए से शायरी की इस दुनिया को देखते हुए मैं चाहता हूँ कोई कुछ अल्फाज आप दोबारा सुनाए हमें। मैं कुछ ज़रूर सुनाता हूँ आपको। ये कुछ ख्याल हैं, इन्हें जो नए बच्चे हैं वो शेर हर चीज़ को कह देते हैं। हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कहा कि हर चीज़ शेर नहीं है, जो शेर नहीं है उसे आप ख्याल बोल के पढ़ें तो अच्छा है। तो ये ख्याल सुने, थोड़ा अच्छा लगेगा कि उसका अपना जाने कितनों का दिल तोड़ कर आए, उसका अपना जाने कितनों का दिल तोड़ कर आए, तुम उस मुकाम पर पहुँचे ही नहीं जिसे हम पीछे छोड़ के आए। तुम उस मुकाम तक पहुँचे ही नहीं जिसे हम पीछे छोड़ के आए। और एक ख्याल है जो मुझे बहुत पसंद है कि दिल है कि बाप की मानिद भुला देता है सारे सितम। मेरा ये दिल है कि बाप की मानिद भुला देता है सारे सितम,
और आँख है जो माँ की तरह उम्र भर रोती रहती है। क्या बात आँख है जो माँ की तरह उम्र भर रोती रहती है। और एक कहा था, जब कभी लगा कि दुनिया ज़माना आपको दबाने की कोशिश करता है, तब कहा था, जिस पर मुझे बहुत मोहब्बत मिली गुजरात में, अहमदाबाद में जब मैं था, कि जितने औने पौने हैं सबका हिसाब कर दूंगा, जितने औने पौने हैं सबका हिसाब कर दूंगा, मैं जो ज़िद पर आया तो तुम्हें बेनकाब कर दूंगा, मैं जो ज़िद पर आया तो तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। और मुद्दत से खामोश हूँ इसे कुछ और न समझना, एक मुद्दत से खामोश हूँ इसे कुछ और न समझना, मैं जो बोलने पर आया तो फिर इनकलाब कर दूंगा, क्या बात मैं जो बोलने पर आया तो फिर इनकलाब कर दूंगा। और कहा है एक ख्याल, सोचा है एक ख्याल के दिल में जो बस जाए वो बात देकर जाऊंगा, दिल में जो बस जाए वो बात देकर जाऊंगा, मैं आखिरी चाल हूँ मैं मात देकर जाऊंगा, माशाल्लाह। मैं आखिरी चाल हूँ मैं मात देकर जाऊंगा। और एक ख्याल है जो मुझे लगता है कि कभी मैं बहुत उदास रहा होगा या कुछ ऐसा देख लिया होगा, तब आया था कि कितना हूँ मैं बदनसीब कि मैं क्या कहूँ, कितना हूँ मैं बदनसीब कि मैं क्या कहूँ, मैंने बारहा अपनी माँ को रोते हुए देखा है, मैंने बारहा अपनी माँ को रोते हुए देखा है। तो ये कुछ एक ख्याल हैं जो मुझे अज़ीज़ हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं। कभी कहा मैंने एक ख्याल के, थोड़ा आप मुझे माफ़ करिएगा, मैं पढ़कर बोलता हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें याद कम रहती हैं। कहा कि तूने ज़िंदगी मेरा साथ दिया है बहुत, एक ख़याल है, शेर नहीं। तूने ज़िंदगी मेरा साथ दिया है बहुत, एक एहसान ये करना कि तू इत्तला देना जाने से पहले, पहले कि तू इत्तला देना जाने से पहले। बहुत सारे काम हैं जो निपटाने हैं, तो अगर वो ज़िंदगी उतनी शरीफ हो जाए, कहानी उतनी शरीफ हो जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाए। बहुत मैं मशरूफियत से आपने टाइम निकाला है, बट मैं एक आखिरी दफ़ा आखिरी चीज़ आपसे और सुनना चाहता हूँ। अभी अभी आपने कुछ देर पहले एक सुनाया था, हमारी है बीमारी है, कुछ ऐसा करके। मैं बिल्कुल आपको वो सुना देता हूँ। और उससे पहले मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो, मैं कुछ लिखा है। बिल्कुल। जैसे मैं समझता हूँ हमारी बात भी हुई थी कि हम बहुत बड़े गज़ल गो तो नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फ़ील करते हैं कि अब जो नए बच्चे हैं, जो 17-18 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में हैं, वो शायद ऊपरी बात करते हैं, वो नीचे तक नहीं जाना चाहते, वो गहराई में नहीं उतरना चाहते पहुँचते चीज़ों के। और तह में नहीं जाना चाहते, या शायद वो समझते हैं कि जितना कह दिया उतना काफ़ी है। तो शायद एक आध उसकी झलक आपको इसमें दिखे। और बड़ी मज़ाहिया भी है ये, थोड़ी सी, थोड़ा सा तंज़ भी है कि अब उम्र होने चली है 25 की, अब उम्र होने चली है 25 की, हरकतें दिखने लगेगी इबलीस की, हरकतें दिखने लगेगी इबलीस की, देखना ईद का चांद आते आते। ये हमारा समाज हो गया है साहब, त्योहार आते हैं, देखना ईद का चांद आते आते, कीमतें बढ़ने लगेगी कमीज़ की। ये हमारा समाज हो गया है, हम लोग हो गए हैं कि एक दौर था जब अदब रवानी थी, एक दौर था जब अदब रवानी थी, दुकानें सब बंद हो गई तमीज़ की। क्या बात है, एक दौर था जब अदब रवानी थी, दुकानें सब बंद हो गई तमीज़ की। और सुने कि हमने खुद उसकी नाफरमानी की, हमने खुद उसकी नाफरमानी की, और अब सूरत तकते हैं कनीज़ की, और अब सूरत तकते हैं कनीज़ की। और एक शेर बतौर ख़ास के, उसके सांचे से निकले सब एक बराबर, उसके सांचे से निकले सब एक बराबर, फिर फहरिस्त बनी आम खास और अजीज की, उसके सांचे से निकले सब एक बराबर, फिर फहरिस्त बनी आम खास और अजीज की। तो ये है, ये कहा है, मुझे अच्छा लगता है ऐसी बातें कहना, सुनना, पढ़ना, ये चीज़ है। क्या उम्मीद करें एक आखिरी वो, एक आखिरी गज़ल अगर आप सुनना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साहब, बिल्कुल आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए ये देखें आपके, अब आप और हम जिस उम्र में हैं, वहाँ ज़िंदगी थोड़ी सी बदलने लगती है, हमारी साइकोलॉजी बदलने लगती है, हमारे ख़यालात बदलने लगते हैं। तब कहा है कि
अब के मेरी कमाने की बारी है दोस्त, क्या बात। अब के मेरी कमाने की बारी है दोस्त, सपनों का बोझ जिंदगी पे भारी है दोस्त। अब के मेरी कमाने की बारी है दोस्त, सपनों का बोझ जिंदगी पे भारी है दोस्त, और वो मुंतजिर है मेरे बर्बाद होने का, वो मुंतजिर है मेरे बर्बाद होने का, तो अपनी भी पूरी तैयारी है दोस्त, तो अपनी भी पूरी तैयारी है दोस्त। और ये शेर, दो शेर बतौर खास के, जाने कौन खरीदेगा अब मेरे सच को, जाने कौन खरीदेगा अब मेरे सच को, ये जनता ये दुनिया तुम्हारी है दोस्त, ये जनता ये दुनिया तुम्हारी है दोस्त, जाने कौन खरीदेगा मेरे सच को। और कहा है कि मैं थोड़ा सा खुद को याद हूँ अब भी, मैं थोड़ा सा खुद को याद हूँ अब भी, मुझे मुझे भूल जाने की बीमारी है दोस्त, मैं थोड़ा सा खुद को याद हूँ अब भी, मुझे भूल जाने की बीमारी है दोस्त। और अब के इनको दफन करके बढ़ना है आगे, अब के इनको दफन करके बढ़ना है आगे, ख्वाहिशें दौलत से हमेशा हारी है दोस्त, अब के इनको दफन करके बढ़ना है आगे, ख्वाहिशें दौलत से हमेशा हारी है दोस्त। और अशरफियों की खातिर इसे छोड़ना पड़े शायद, बड़े दुख से कहता हूँ मैं, लेकिन ठीक है, एक मुस्कान आ जाती है चेहरे पर। वही तंज है मेरा कि अशरफियों के खातिर इसे छोड़ना पड़े शायद, जो मुझ में अब भी बाकी खुददारी है दोस्त, जो मुझ में अब भी बाकी खुददारी है दोस्त। और कहा है कि कौन मेरी आंखों के सीप से मोती निकालेगा, कौन मेरी आंखों के सीप से मोती निकालेगा, इस फैसले में सब मर्जी हमारी है दोस्त, इस फैसले में सब मर्जी हमारी है दोस्त। मैं थोड़ा सा खुद को याद हूँ अब भी, मुझे भूल जाने की बीमारी है दोस्त, मुझे भूल जाने की इनमें से बीमारी। आपने कभी बताया था ओपन माइक कंपटीशन के बारे में, जिसके आप खास आई मीन हिस्सेदार रहे हैं जी अपने लाइफ में। मैं बस 2 मिनट में चाहता हूँ आपसे कि एक बार उसको बताएं कि क्या था, कैसे वो जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल। ओपन माइक देखिए, लगभग ये दौर था 2015-16 के आसपास का, जब अहमदाबाद में मैं था अपने ग्रेजुएशन के लिए। वहाँ पर ये नया कल्चर डेवलप हुआ, तो वहाँ पर जाना शुरू हुआ, और टचवुड आप ये समझें कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। जो औने पौने वाली है, और कुछ और गज़ल हैं, कुछ नज़्म है। मेरी एक नज़्म है क्यूबन सिगार, जिसे बहुत मोहब्बत मिली, जिसे मैंने अपनी माशुका को क्यूबन सिगार से रिलेट करके कहा था कि मुझे कश बकश फूकने की ज़रा भी ख्वाहिश नहीं। तो बहुत वहाँ से प्यार मिला, बहुत दोस्त बने, बहुत गज़ल गो बने, बहुत किस्सा गो साथ आए। वो सफ़र चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। फिर मौका मिला होस्ट करने का। तो आजकल भारत के और दुनिया के बहुत बड़े शायर हैं वरुण आनंद साहब, जिनकी वो तुझसे मोहब्बत वाली इंस्टा पर और तमाम जगहों पर बहुत मोहब्बत लूटी उन्होंने उससे। उन्हें होस्ट करने का मौका मिला। अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल को होस्ट करने का मौका मिला। वहाँ पर कई तमाम बड़े लोगों से, समीर साहब से मिलने का मौका मिला। तो इस तरह से वो सफ़र चलता रहा। फिर खुद का एक ओपन माइक तो नहीं कह सकते, एक आर्टिस्ट मीटअप बनाया, जिसका मैं फाउंडर रहा, जिजीविशा नाम से, काव्य से जीवन की दिशा, जिजीविशा। तो उसके लगभग 25-30 हमने संस्करण अहमदाबाद में पूरे किए। और इस तरह से कुछ कहानियाँ रही, कुछ सफ़र रहे, और अब मैं वापस अपने घर बुरहानपुर मध्य प्रदेश आ गया। और यहाँ अब एक बुकीज़ क्लब है, जहाँ हम हर रविवार को मिलते हैं, जहाँ शहर के तमाम लोग, जिन्हें किताबों से, गज़लों से, कविताओं से प्रेम है, हम लोग मिलते हैं और कुछ ना कुछ करने का, कुछ बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं। तो वो एक चीज़ हाल फिलहाल चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त का इस सफ़र में शामिल करने का। बस मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी 2 लाइन आपने जो कश्मकश वाली सुनाई, अगर वो सुना देते तो इख्तिताम करने का मज़ा ही आ जाता। कश्मकश वाली अगर आप मुझे थोड़ा याद दिला दें। मासूका सिगार, क्यूबन सिगार, क्यूबन मासूका। सिगार हाँ, से हाँ, अगर कुछ 2 लाइन के, मुझे थोड़ा सा आप आधा मिनट दें, मैं जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा ढूंढ के उसे सुना देता हूँ आपको। तुम जो हो किसी क्यूबन सिगार सी हो, तुम जो हो किसी क्यूबन सिगार सी हो,
जिसे कश बकश फूक जाने की मेरी ज़रा भी ख्वाहिश नहीं। मैं तुम्हें संजो के रखने के लिए, देखिए याद आ रहा है, अब थोड़ा बहुत आप वही सुन लेते हैं कि तुम जो हो किसी क्यूबन सिगार सी हो, जैसे कश बकश फूक जाने की मेरी ज़रा भी ख्वाहिश नहीं। मैं तुम्हें संजो के रखने के लिए ताउम्र के लिए एक लकड़ी का बक्सा बन जाऊंगा। तुम जब तक चाहो मुझ में आराम कर लेना, मैं तुम्हें खोल कर नहीं देखूंगा, क्योंकि अपने ख्यालों में और ख्वाबों में भी मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं। तुम मुझ में आराम से रह सकती हो, वहाँ तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं। तुम किसी क्यूबन सिगार सी हो, जिसे कश बकश फूक जाने की मेरी ज़रा भी ख्वाहिश नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपने मुझे याद किया और बहुत अच्छा लगा वाकई में आपसे बात करके। और आप बहुत बेहतरीन इंसान है, मैं ये बात को ज़रूर कहता हूँ और हमेशा कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर भाई, बहुत तो जनाब शुक्रिया। आपने देखा, न केवल शब्दों पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, पहचान है, बट इंसान को भी पहचानने की जो तरबियत है इनकी, वो बहुत शानदार है। बड़ा खुश हुआ मैं इनसे। हाँ, और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि आप में से कोई भी हमारे इस शो में, चाहे वो हमसे कनेक्ट करना चाहते हो, सर से कनेक्ट करना चाहते हो, शो रिकॉर्ड करना चाहते हो हमारे साथ, आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी, तो हमारी मुलाकात होगी। सर से आखिर 2 लफ्ज़ फिर इख्तिताम करेंगे। आखिरी 2 लफ्ज़ यही कहूँगा कि आप समझे कि थोड़ा सा प्रेम पे ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी दुनिया में बहुत नफ़रतें हो गई हैं, तो प्रेम पर 2 लाइन कह देते हैं कि रंग व बू है जिसकी गुलाब जैसी, रंग व बू है जिसकी गुलाब जैसी, एक हमारी भी सखी है महताब जैसी, एक हमारी भी सखी है महताब जैसी। और एक शेर ये कहा कि खो जाने की भीड़ में वो नहीं कायल, खो जाने की भीड़ में वो नहीं कायल, दूर से नज़र में पड़ती है आफताब जैसी, रंग बू है जिसकी गुलाब जैसी। मुझे भी याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लिखा था कि वो मेरे ख्वाबों में ख्वाब बनकर आई थी, अंधेरी सी इस जिंदगी में महताब बन के आई थी। और बड़ा उलझा था मैं सवालों के जजीरों में, कि बड़ा उलझा था मैं सवालों के जजीरों में, वो इन उल्फतों भरे जिंदगी में सब सवालों का जवाब बन के आई थी। क्या बात है, क्या कहने।